आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज के साहित्य सेतु के इस सत्र में मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं शायर दुष्यंत कुमार की रचनाओं का पाठ आप सभी के समक्ष करूँगी और प्रतीक्षारत हूँ कि धीरे धीरे आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़ते जाएं इस लाइव आयोजन में। मुझे गीता भाटिया जी दिखाई दे रही है और डॉक्टर इदरा शर्मा जी दिखाई दे रही हैं। आप दोनों का मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे सभी और मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे और आज के साहित्य सेतु आयोजन में मेरे द्वारा दुष्यंत कुमार की रचनाओं का पाठ और उनके जीवन परिचय। नमस्कार रमेश पठानिया सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कौन ऐसा है जिसने दुष्यंत कुमार का ये शेर किसी काव्य प्रेमी में ने न सुना हो? ऐसा लगभग असंभव ही है मित्रों। दुष्यंत कुमार का ये बहुत ही मशहूर शेर है। सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार और गज़लकार दुष्यंत कुमार का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। इनका जन्म 27 सितंबर यानी आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में हुआ था। किंतु दुष्यंत साहित्य के मर्मज्ञ विजय बहादुर सिंह के अनुसार इनकी वास्तविक जो जन्म तिथि है वो 1 सितंबर बताई जाती है। और मित्रों, मेरे पास दुष्यंत कुमार की 2 पुस्तकें हैं, एक साए में धूप और जलते हुए वन का वसंत। तो जलते हुए वन का वसंत में भी जो इनकी जन्म तिथि है वो 1 तारीख लिखी गई है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा 1 सितंबर 1933 इसके अंदर इनकी जन्म तिथि लिखी हुई है। और लेकिन अधिकतर जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें 27 सितंबर मानी गई है 1931। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई और उसके बाद माध्यमिक से हाई स्कूल की शिक्षा नहटौर के मतलब पास ही के गांव के एक स्कूल में हुई। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की चंदौसी से। और हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता जुड़ गई हैं और डॉक्टर हेमलता सुमन जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और दुष्यंत कुमार ने 10वीं कक्षा से कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। इंटरमीडिएट करते करते ही इनका विवाह हो गया राजेश्वरी कौशिक नाम की एक महिला से। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में बीए और एमए किया। इस दौरान दुष्यंत कुमार को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ। कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडे तथा कवि मित्रों धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही आदि के संपर्क से इनके अंदर साहित्यिक अभिरुचि को नए आयाम मिले। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में कदम रखा था उस समय 2 प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली और कैफ भोपाली की गज़लों की बहुत धूम थी। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं की प्रसिद्धि थी। सामान्य जन के लिए नागार्जुन और धूमिल जैसे कुछ कवि थे। इस समय दुष्यंत ने अपनी गज़लों से, कविताओं से लोगों के मन पर एक अलग ही छाप छोड़ी और सिर्फ 44 वर्ष की आयु में ही आपने इतना ही आपका जीवन रहा, अल्पायु, लेकिन आपने बहुत ही ख्याति अर्जित की। हमारे साथ जया आर्या जी भी जुड़ गई हैं और हेमलता जी, आपने सही कहा कि 1 सितंबर इसमें जो किताब में लिखा है 1 सितंबर 1933 और अन्य जो स्थानों पर लिखा है वो है 27 सितंबर 1931। खैर, तारीख कोई भी हो, जो काम उन्होंने किया, जो उन्होंने साहित्य के में उनका जो योगदान है, जो उन्हें हिंदी गज़ल का उन्हें पिता माना जाता है, उनका जो योगदान है वो हमेशा याद किया जाएगा। जब तक कविता है, जब तक शायरी है, जब तक गज़ल है, दुष्यंत कुमार का नाम अमर है। दुष्यंत कुमार मुरादाबाद से आपने बीएड करने के बाद 1958 में आकाशवाणी दिल्ली आ गए।
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में कार्यरत रहे। आपातकाल के समय दुष्यंत कुमार का मन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा। उनकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गज़लों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ये गज़लें उनके गज़ल संग्रह धूप में साए में धूप में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक है मेरे पास, लेकिन आज मुझे मिल नहीं पाई। अभी ढूंढने की मैंने कोशिश ज़रूर की थी। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार की नाराज़गी सहनी पड़ी। 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में हृदयघात से दुष्यंत कुमार की असमय मृत्यु हो गई। उनकी आयु मात्र 44 वर्ष की थी, यानी आज जो मेरी आयु है उससे भी कुछ कम। तो देखिए, जीना लंबा हो या ना हो, सार्थकता होनी चाहिए। आज भी ऐसे शायर को याद किया जा रहा है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो साहित्य के प्रति उनका जो योगदान है, उसको आज भी और आती दुनिया में भी याद रखा जाएगा। ऐसी महान शायर को हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अब उनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में आपको बताती हूँ। इस बीच हमारे साथ मीनाक्षी भटनागर जी, रेखा जोशी जी, रेणुका सिंह जी और भी कुछ मित्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़ गए हैं। और जय आर्या जी कह रही हैं कि भोपाल में दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आपने ये जानकारी दी। यदि कभी भोपाल आना हुआ तो हम अवश्य कोशिश करेंगे। हमारे एक और सदस्य हैं अरुण शर्मा जी, जो मूलतः बिजनौर के हैं, और उन्होंने भी आज मुझे ये बात बताई कि उनके बड़े भाई साहब का दुष्यंत कुमार से बहुत दोस्ती थी, आना जाना था, और दुष्यंत कुमार जी ने उनको लेखन के बारे में कुछ उनको थोड़ी बहुत उनकी मार्गदर्शन भी किया। तो इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करके अच्छा लगा। जो हमारे कवि हैं, इतने पुराने कवि शायर हैं, थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का होता है कि उनके जो घर थे, उनके जो पैतृक निवास थे या जो उनकी कर्मस्थली थी, उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं संजोया सहेजा गया। केवल कहीं किसी की मूर्ति लगा देने से उस साहित्यकार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि उनकी मूर्तियां लगाई गई। लखनऊ में मैंने कई जगह ऐसे चौक चौराहे देखे, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनसफिशिएंट है। इससे अधिक हमारे साहित्यकार डिज़र्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है, इससे लोग सहमत हों ये ज़रूरी नहीं। दुष्यंत कुमार की प्रमुख कृतियों में से मैं कुछ का नाम बताती हूँ आपको। एक कंठ विष पाई ये काव्य नाटक है, और मसीहा मर गया नाटक है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, जो मैंने अभी आपको पुस्तक दिखाई थी, ये तीनों उनके काव्य संग्रह हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, ये सभी उपन्यास हैं। मन के कोण, ये लघु कथाओं का संग्रह है। और सबसे चर्चित उनकी जो पुस्तक है साए में धूप, जो उनका गज़ल संग्रह है, जो आप में से अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा, उनके पास होगा भी। और उनकी गज़लों की ओर अब मित्रों चलते हैं। गज़लों से उन्हें बहुत लोकप्रियता हासिल हुई, तो मैं उनके कुछ चुनिंदा शेर जो मुझे पसंद आए, बहुत से शेर उनके मशहूर हैं, बहुत सी गज़लें उनकी मशहूर हैं, लेकिन मैं चंद शेर आपके सामने पेश करती हूँ। और इस बीच हमारे साथ कवयित्री प्रमिला पांडे जी जुड़ गई हैं, सुनीता पांडे सुरभि जी जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार प्रमिला जी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और आज मैं साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत दुष्यंत कुमार का संक्षिप्त परिचय और उनकी रचनाओं का पाठ कर रही हूँ आप सभी के समक्ष। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। साए में धूप का क्योंकि ये टाइटल था, तो पुस्तक का मैंने ये शेर लेना ज़रूरी समझा। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। और ये शेर देखें कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। ये आपने ज़रूर सुना होगा। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और ये शेर, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बेहद खूबसूरत मन भावन शेर, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध शेर। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन
आग जलनी चाहिए। और ये शेर देखें कि ख़ास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ख़ास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे व्यक्त की सबसे सही पहचान है। तंज किया उन्होंने, आप समझ सकते हैं। और ये शेर देखें कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुआ, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। और ये शेर देखें कि गूंगे निकल पड़े हैं ज़ुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं ज़ुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं ज़ुबां की तलाश में, सरकार के ख़िलाफ़ ये साजिश तो देखिए, और होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए। बहुत ही मशहूर शेर उनका, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही मार्मिक भी मैं कहूँगी इसे। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। और मित्रों, एक बहुत ही अच्छा, मैंने ये बहुत 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 पहले मतलब कॉलेज डेज़ में किसी ने ये मुझे सुनाई थी, अभी भी जहन में है कि तू किसी रेल सी गुज़रती है, तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तू किसी रेल सी गुज़रती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये शेर। और एक और शेर मैं पढ़ती हूँ आज का, इनका ये आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। और मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मेरे प्रिय फेवरेट कवि हैं जी, बहुत बहुत ही सारे लोगों के फेवरेट वो शायर कवि हैं। और संध्या कोटलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर हेमलता सुमन जी हमारे साथ बनी हुई हैं, इंदिरा शर्मा जी, रेणुका सिंह जी, गीता भाटिया जी, रेखा जोशी जी, प्रबोध मिश्र हितैषी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, और हेमलता जी भी कह रही हैं कि मेरे भी सबसे प्रिय कवि हैं जी। ये सब बड़े कवि, इनको सभी पसंद करते हैं। इनकी लेखनी में वो जादू है कि जिससे हर कोई इनकी ओर खिंचा चला जाता है, इनकी रचना की ओर। निदा फाजली जी ने इनके बारे में कहा कि दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराज़गी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराज़गी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज़ थी जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। अब मैं इस मकबूल शायर की बहुत सी रचनाओं का पाठ करने जाती हूँ। दोस्तों, आप अब रचनाओं की ओर रुख करती हूँ और सबसे पहले मैं उनकी ये मशहूर गज़ल पढ़ती हूँ। अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने जो मुझे बताया था कि आपके भाई साहब का उनसे परिचय था, ये बात मैंने अरुण जी सभी अपने दर्शकों को बताई है। और जया जी ने बताया कि भोपाल में उनके पांडुलिपियों का संग्रहालय है, ये भी बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और गज़ल की ओर बढ़ते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, जो शेर मैंने पहले भी पढ़ा था। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो रही है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और बहुत ही सुंदर उन्होंने ये गज़ल कही।
और मैं अगली गज़ल, अवधेश कुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। मीनाक्षी भटनागर जी, आपने सही कहा कि ये तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ये किसी फिल्म में भी लिया गया, आपने फिल्म का नाम भी लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इंदिरा जी, धन्यवाद रेखा जोशी जी, धन्यवाद सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रेणुका सिंह जी, अरुण शर्मा जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अपनी पसंदीदा दुष्यंत कुमार की रचनाएं आज साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत पर्पल पेन के पेज से मैं आप सभी के समक्ष पढ़ रही हूँ और अगली गज़ल की ओर चलती हूँ कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं ज़बां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं ज़बां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, और बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन। कितने सच्चे शेर हैं, ज़िंदगी के कितने करीब और अपने समकालीन जो घटनाएं थी उनके ऊपर भी कुछ उन्होंने कहा कि गूंगे निकल पड़े हैं ज़बां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, और बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, बरसात आ गई तो दरकने लगी ज़मीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए, और उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, और आखिरी शेर इस गज़ल से कि जिसने नज़र उठाई वही शख्स गुम हुआ, जिसने नज़र उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। और मित्रों, गज़लें मैंने कई उनकी लिखी हैं, मतलब नोट की हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको सुनाने के लिए। अगली गज़ल के चंद अशार मैं पेश करती हूँ कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है, और ख़ास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, मैंने ये शेर चुना भी था शुरू में, ख़ास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। आज भी वैसे ये सीन बदला नहीं है, खैर। और एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो किसके लिए कहा गया है आप सभी समझ सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। कितनी खूबसूरत उन्होंने उपमाएं दी हैं, बहुत ही खूबसूरत अशार कहे। और मसहलत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, मसहलत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, बहुत ही मशहूर शेर उनका कि कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, बोला कि हिंदुस्तान है, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। और मित्रों, इसके बाद में एक गज़ल के चंद अशार, बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा शर्मा जी। और आपने सही कहा अरुण जी, आकाशवाणी के ख़िलाफ़ उन्होंने डायरेक्टर होते हुए उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ लिखा और इसलिए उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो पहले जो कवि शायर थे वो बेबाक उनकी कलम थी और बेबाक अंदाज में वो लिखते थे और ये परवाह नहीं करते थे कि सरकार के ख़िलाफ़ है, या जो सच होता था वो लिखते थे। जो बातें सरोकार की होती थी, सामाजिक सरोकार की, देश के सरोकार की होती थी, वो लिखते थे। आज तो आज के समय का कहना ऐसा बहुत ही मुश्किल, चंद ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की शायरी अब कर रहे हैं। अगली गज़ल की ओर मैं बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा शर्मा जी, रेणुका सिंह जी, रेखा जोशी जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, हार्दिक आभार है गीता भाटिया जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। रेणुका सिंह जी, अन्य बहुत से मित्र हैं जिनके मुझे आइकन में दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ। सुभाष सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
पर्पल पेन पेज पर साहित्य सेतु आयोजन के अंतर्गत मैं आज आपके सामने दुष्यंत कुमार की रचनाओं का पाठ कर रही हूँ और आज की एक और गज़ल मैं उनकी पढ़ती हूँ। रोज़ जब रात को 12 का गज़र होता है, ये भी बहुत मशहूर गज़ल है उनकी और सारी ही गज़लें बहुत ही उनकी मशहूर हैं। रोज़ जब रात को 12 का गज़र होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफ़र होता है और कोई रहने की जगह मेरे सपनों की, कोई रहने सपनों के लिए वो घरौंदा ही सही मिट्टी का भी घर होता है। और सिर से सीने में कहीं, पेट से पाँव में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँवों में कभी, एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। और ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। देखिए कितनी खूबसूरत और मार्मिक बात उन्होंने, किस खूबसूरती से उन्होंने कही है। ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। और मित्रों, आज भी दुखद बात यह है कि ये परिस्थितियाँ बहुत अधिक बदली नहीं है। आज भी अभी बहुत थोड़े ही दिन पहले आपको याद है कि हम दिल्ली में हैं, तो किस तरह से पथरावबाजी किस किस तरह से किन किन जगहों पे होती है वो कहने की ज़रूरत नहीं। सैर के वास्ते सड़कों पे निकल आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। और दोस्तों, गज़लें आप सभी ने उनकी बहुत सुनी होंगी और मैं चंद मुक्तक और ये जलते हुए वन का वसंत में उनकी कविताएं बहुत सारी हैं, तो मैं कुछ मुक्तक आपके सामने पढ़ती हूँ दुष्यंत कुमार के। आप शायद आपने ये न भी सुने हो और थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहकर एक घूंट पानी पी लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, ये मुक्तक पेश कर रही हूँ मैं दुष्यंत कुमार जी के। सुधा मिश्रा द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत पुष्पलता भट्ट और डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के साहित्य सेतु आयोजन के सत्र में, जहाँ मैं पढ़ रही हूँ मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की कविताएं, रचनाएं, गज़लें। और अब मैं उनका ये मुक्तक पेश करती हूँ। संभल संभल के बहुत पाँव धर रहा हूँ मैं, पहाड़ी ढाल से जैसे उतर रहा हूँ मैं, कदम कदम पे मुझे टोकता है दिल मेरा, कदम कदम पे मुझे टोकता है दिल, कदम कदम पे मुझे टोकता है दिल, ऐसे गुनाह कोई बड़ा जैसे कर रहा हूँ मैं। और ये मुक्तक देखिए कि तरस रहा है मन फूलों की नई गंध पाने को, तरस रहा है मन फूलों की नई गंध पाने को, खिली धूप है हवा में गाने मुस्काने को। और तुम अपने जिस तिमिर पाश आप समझ गए, तिमिर अंधेरा और पाश आप समझते हैं, तो रात्रि का जो पाश है, तुम अपने जिस तिमिर पाश में मुझको कैद किए हो, वह बंधन ही उकसाता है बाहर आ जाने को, यह बंधन ही उकसाता है बाहर आ जाने को। मुक्तक देखें कि गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि दुष्यंत कुमार जी की बेटी जो है वो सोशल मीडिया पर एक पेज चलाती है उनके नाम से, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये जो आज के कार्यक्रम का लिंक है आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें और हमें भी उनसे जुड़कर उनसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द का आदर दिया मैंने, और प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने, जिंदगी का चित्र पूरा कर दिया मैंने। और ये एक और मुक्तक, आज का आखिरी मुक्तक दुष्यंत कुमार जी का। आपने गज़लें बहुत सुनी होंगी, मुक्तक नहीं सुने होंगे, शायद ही सुने हो। तो जो कुछ भी दिया अनश्वर दिया मुझे, जो कुछ भी दिया अनश्वर दिया मुझे, नीचे से ऊपर तक भर दिया मुझे। और ये स्वर सकुचाते हैं लेकिन तुमने, ये स्वर सकुचाते हैं लेकिन तुमने,
अपने तक ही सीमित कर दिया मुझे, अपने तक ही सीमित कर दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मीनाक्षी भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमलता जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, रेखा जोशी जी, आप सभी को ये रचना पाठ पसंद आ रहा है, आपको ये रचनाएं पसंद आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी को मैं। प्रस्तुति मेरी रचना है दुष्यंत कुमार की और आयोजन साहित्य सेतु पर्पल पेन पेज पर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का उत्साहवर्धन के लिए। शुक्रिया सुभाष सिंह जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, अरुण शर्मा जी, गीता भाटिया जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, मैं एक कविता भी उनकी पढ़ना चाहूँगी। गज़लें तो हम सभी वाकिफ़ हैं उनकी गज़लों से, और गज़ल पे भी दोबारा लौट कर आऊँगी। समय की बड़ी बाध्यता है और समय सीमा समाप्त होने को है, तो मैं एक कविता पढ़ती हूँ आप सभी के सामने। फिर कर लेने दो प्यार प्रिय। अवसाद नहीं, चापल्य नहीं, उन्माद नहीं, सूना सूना सा जीवन है, कुछ शोक नहीं, आह्लाद नहीं, तब स्वागत हित हिलता रहता अंतर वीणा का तार प्रिय। तब स्वागत हित हिलता रहता अंतर वीणा का तार प्रिय। बहुत ज़्यादा मैं रिपीटिशन नहीं कर रही मित्रों, समय का अभाव है इस कारण, और इसीलिए थोड़ा धीरे पढ़ी हूँ कि आप उसको समझ सकें आराम से, अब मैं संप्रेषित कर सकूं जो बात कह रही हूँ। अब अंतर में अवसाद नहीं, चापल्य नहीं, उन्माद नहीं, सूना सूना सा जीवन है, कुछ शोक नहीं, आह्लाद नहीं, तब स्वागत हित हिलता रहता अंतर वीणा का तार प्रिय। इच्छाएं मुझको लूट चुकी, आशाएं मुझसे छूट चुकी, इच्छाएं मुझको लूट चुकी, आशाएं मुझसे छूट चुकी, सुखी सुंदर सुंदर लड़ियां मेरे हाथों से टूट चुकी, खो बैठा अपने हाथों ही मैं अपना कोश अपार प्रिय। खो बैठा अपने हाथों ही मैं अपना कोश अपार प्रिय। फिर कर लेने दो प्यार प्रिय, लेने दो, फिर कर लेने दो प्यार प्रिय। बहुत ही शुक्रिया आप सभी को ये कविता पसंद आई। मैंने सोचा था जनरली दुष्यंत कुमार को गज़ल का पर्याय समझा जाता है, हिंदी गज़ल को उन्होंने ही स्थापित किया ये कहा जाता है, लेकिन मैंने उनके कुछ मुक्तक भी चुने और ये कविता आप सभी को सुनाई। और एक कविता उनकी जो मैंने मुझे अच्छी लगी बहुत ही, तो आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करती हूँ ये कविता। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, इस बूढ़े पीपल की छाया में सुस्ताने आएंगे। वीना तंवर जी और उर्वशी सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संध्या कोटलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही है, आपको रचनाएं पसंद आ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्वप्न तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, की छाया में सुस्ताने आएंगे, हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत। कितनी नाजुक बात है, हौले हौले पाँव हिलाओ जल सोया है छेड़ो मत, ने दीपक यहीं सिराने आएंगे, और थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो, थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा, और तुम देखोगी इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे, और उनको क्या मालूम निरूपित इस सिकता पर क्या बीती, क्या मालूम निरूपित इस सिकता पर क्या बीती, वे आए तो यहाँ शंख सीपियाँ उठाने, और फिर अतीत के में दृष्टि न उलझा लेना तुम, फिर अतीत के चक्रवात में दृष्टि न उलझा लेना तुम, अनगिन झोंके उन घटनाओं को दोहराने आएंगे। और ये पंक्तियाँ कि रह रह आँखों में चुभती है पथ की निर्जन दोपहरी, रह रह आँखों में चुभती है पथ, आगे और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे, और मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा देता। बहुत सुंदर पंक्तियाँ,
कुसुम खुशबू जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। और हम क्यों बोले इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए। हम क्यों बोले इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए, इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। और आखिरी पंक्तियाँ इस कविता की कि हम इतिहास नहीं रच पाए इस पीड़ा में दहते हैं, हम इतिहास नहीं रच पाए इस पीड़ा में दहते हैं। अब जो धाराएं पकड़ेंगे इसी मुहाने आएंगे। और मित्रों, इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हुए मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अरुण शर्मा जी, आपने सही कहा, आप थोड़ा लेट आए थे, मैंने परिचय में ये बात बताई थी कि धर्मवीर भारती और कमलेश्वर जी के ये बहुत अच्छे मित्र थे। इनका सानिध्य पाकर इन्होंने भी बहुत ध्यान, इनका रुझान और भी अधिक हो गया था साहित्य के प्रति। और मित्रों, मैं अगली रचना प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। ये रचना भी बड़ी प्रसिद्ध है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, ये शेर मैंने पढ़ा था शुरुआत में। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। और तू किसी रेल सी गुज़रती है, तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और एक तरफ एतराज़ होता है, हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। और एक बाजू उखड़ गया जब से, बहुत ही मार्मिक शेर। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। और मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। और आखिरी शेर कि कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। और मित्रों, यहाँ से वापस हम गज़ल की ओर रुख करते हैं और मैं दुष्यंत जी की ये गज़ल पढ़ती हूँ। समय लगभग समाप्ति की ओर है और मित्रों, मैंने काफ़ी कुछ चुनकर और निकाला हुआ है, लेकिन जितना हो सकेगा मैं पढ़ूँगी आपके सामने। तो एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। और मित्रों, आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, बाद में मैं जवाब दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपको ये रचनाएं पसंद आ रही हैं, रचनाओं का चुनाव आपको पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता को देखते हुए मैं थोड़े से और गज़ल एक दो और पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, समय का लाभ उठाते हुए। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। और दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा, दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा। इस कबूतर को ज़रा प्यार से पालो यारों, इस कबूतर को ज़रा प्यार से पालो यारों। और लोग हाथ में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, लोग हाथ में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे। आज सयाद को महफिल में बुला लो यारों, और सारा सीवन तो उधेड़ो तो ज़रा देखेंगे। आज सीवन को उधेड़ो तो ज़रा देखेंगे, आज सीवन को उधेड़ो तो ज़रा देखेंगे। आज संदूक से वो ख़त तो निकालो यारों, और रहनुमाओं की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया। शेर सुनिएगा, रहनुमाओं की अदाओं पे फ़िदा है दुनिया। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। और कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि लोग कहते हैं कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते हैं कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सज़ा लो यारों, तुमने कह दी है तो कहने की सज़ा लो यारों।
और ये जो शैतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीक़ा भी निकालो यारों। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये गज़लें पसंद आ रही होंगी, ये कविताएँ, ये मुक्तक, ये शायरी आपको पसंद आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं अदा करती हूँ। इंदिरा शर्मा जी, रेखा जोशी जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट और डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, वीना तंवर जी, मीनाक्षी भटनागर जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, अरुण शर्मा जी, रेखा जोशी जी, अन्य मित्र भी हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ। मित्रों, मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगली गज़ल के मैं चंद अशआर आपके सामने पेश करती हूँ। खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, खंडहर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। जय आर्य जी, शुक्रिया। हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी मशालें लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही, और हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया। बहुत ही अजीज़ है मुझे ये शेर। हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही, मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा। शेर सुनिएगा। मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही, और हमको पता नहीं था हमें अब पता चला, हमको पता नहीं था हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही, और कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे। शेर सुनिएगा दोस्तों, बेहद खूबसूरत शेर है कि बहुत ही खूबसूरत, नाजुक और बड़ा अच्छा ख्याल कि कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही, कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे, कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही, और हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। इंदिरा जी, आपको समर्पित करती हूँ ये शेर में कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग। ये मिसरा तो मुझ पर लागू होता है। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। और आखिरी शेर इस गज़ल से कि सीने में ज़िंदगी के अलामात हैं अभी, सीने में ज़िंदगी के अलामात हैं अभी, गो ज़िंदगी को कोई ज़रूरत नहीं रही, गो ज़िंदगी को कोई ज़रूरत नहीं रही, खंडर बचे हुए हैं इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। और दोस्तों, वैसे एक गज़ल और है आप के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन समय जो है बहुत अधिक हो गया है, तो मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। फिर भी एक शेर इस गज़ल से मैं पढ़ देती हूँ। चिरागा हर एक घर के लिए, चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। ये शेर, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, हो न कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। सुनिएगा ये शेर कि हो न कमीज़ तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, और खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। और ये शेर देखें, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, और तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की। शेर सुनिए कि तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और आखिरी शेर इस गज़ल से, और आखिरी शेर आज के साहित्य सेतु आयोजन के इस सत्र से सुनिएगा कि जिए तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और हाँ, फर्स्ट लाइन मैंने मिस कर दी अरुण शर्मा जी, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। ये कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तकनीकी समस्या। 4-5 महीनों से हमारा आयोजन चला रहा है, आज पहली बार ये गलती हुई है मुझसे, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, बेहद खूबसूरत नाजुक ख्याल, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए,
मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और मित्रों, इसी के साथ मैं आज के साहित्य सेतु सत्र का समापन करती हूँ। दुष्यंत कुमार की गज़लें, उनके मुक्तक, उनकी कविता मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत की। मैंने अपना चुनाव किया उनकी रचनाओं का। उम्मीद है जो चुनाव मैंने किया, जो रचनाएं मैंने चुनी दुष्यंत कुमार की, वो आप सभी को पसंद आई होंगी। बेहद ही खूबसूरत उनकी गज़लें हैं। साए में धूप आप पढ़ सकते हैं, इस गज़ल संग्रह को आप ज़रूर पढ़िए। और जलते हुए वन का वसंत, ये कविता संग्रह भी है। कुछ कविताएं मुझे इसकी अच्छी भी लगी। तो आप सभी दुष्यंत कुमार से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, उनका मैंने संक्षिप्त परिचय दिया। बहुत ही अच्छी उनकी शायरी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। साहित्य सेतु आयोजन का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो यही है कि हम अपने पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों को याद करें, उनकी शायरी, उनकी कविता को जानें, समझें, उनसे सीखें, उनसे हम प्रेरणा लें और हम भी अच्छा लिखने का प्रयास करें। और जिन लोगों ने उन शायरों, कवियों, लेखकों को नहीं पढ़ा है, वो उनके बारे में जानें, उनको समझें, उन किस तरह से लिखते थे, ये उन्हें पता चले। तो आज मैंने दुष्यंत कुमार की रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। आप सभी ने बहुत उत्साहवर्धन किया, अपने कमेंट्स के माध्यम से, अपनी गरिमामय उपस्थिति से मेरा उत्साहवर्धन किया। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ। इंदिरा शर्मा जी कह रही है फुल जस्टिस, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हेमलता सुमन जी, मित्रों स्क्रॉल करने से कई बार गड़बड़ हो जाती है स्क्रीन में, तो मैं अवॉइड करती हूँ। अरुण शर्मा जी, आपने कहा नाइस सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, थैंक्स अ लॉट टू यू सर। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, आपको प्रस्तुति पसंद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना तंवर जी, मीनाक्षी भटनागर जी, डॉक्टर इंदिरा शर्मा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रेणुका सिंह जी भी हमारे साथ थी, जया आर्य जी हैं, हेमलता सुमन जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। अगले सत्र में, अगले किसी आयोजन में पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।